Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I'm Assistant Professor Mona, and today I'm going to discuss the uh, old NVS PGT English question paper. So, this paper will be helpful for you if you are going to appear upcoming NVS PGT और TGT exam. So, in this lecture हम लोग सॉल्व करेंगे अपना पेपर एंड इस पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है एंड आप लोग ये भी आइडिया हो सकता है कि आप लोगों को कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस सॉल्व करने का जो पर्पस रहेगा, इस पेपर को सॉल्व करने का पर्पस रहेगा, वो यही रहेगा कि आपको कौन से राइटर्स पढ़ने हैं ये आप लोगों को आइडिया हो जाए और कौन से नॉवेल्स आप लोगों को पढ़ने, कहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं, वो आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज बहुत दिनों बाद हम लोग अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने डिस्कशन नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गई थी जिसकी वजह से डिस्कशन नहीं हो पाया था, बट अब से हम लोग कंटिन्यूस अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। So, as you can see on your screen, our first question. So, our first question is Dash was the god in Greek mythology known for music and poetry. So, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि गॉड की जब हम बात करते हैं तो अपोलो जो है हमारा गॉड कंसीडर किए जाते हैं इन द ग्रीक माइथोलॉजी में। ठीक है, और इसका डिस्कशन इंग्लिश लिटरेचर में कई बार देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर्स आता होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है डैश इज एन इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज who is also a former IPS officer and was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। तो ये जो बात कर रहे हैं ये के एन दारूवाला के बारे में बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो के एन दारूवाला होगा एंड के एन दारूवाला होगा। सो यहाँ पर ये जो आंसर है के एन दारूवाला हो जाएगा। और अब अगर हम उपमन्यु चटर्जी के बारे में बात करते हैं तो उपमन्यु चटर्जी जो हैं वो भी आपके फॉर्मर जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज कई बार ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। क्योंकि साहित्य अकादमी जो अवार्ड मिला था 1984 में वो किसको मिला था? के एन दारूवाला को मिला था। अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो आप लोग एक बार सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो हेमलेट के बारे में आप लोग को पता होगा कि हेमलेट जो आपको बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का वो कहाँ पर सेट है? आपका डेनमार्क में सेट है। तो आई होप आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। तो आप लोगों ने क्वार्टोज एंड फोलियोज जो टर्म्स हैं जो पढ़ी होंगी, ये शेक्सपियर के भी फोलियोज जो है आपके पब्लिश हुए हैं। आपके फोलियोज पब्लिश हुए हैं किसके? हमारे बेन जॉनसन के भी पब्लिश हुए हैं। तो ये फोलियोज जो पब्लिश हुए हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं? आपके प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आंसर्स जो है आते होंगे पहले से भी। ठीक है, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 डैश वन लेग्ड मैन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द हॉरर मूवी। सो यहाँ पर अब ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। डैश वन लेग्ड मैन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द हॉरर मूवी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा अ वन लेग्ड मैन आएगा। अ वन लेग्ड मैन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द इन द हॉरर मूवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो जब हम लोग एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है। चेंज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, मतलब ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो क्या है हमारा? इनवाइटेज विल बी गिवन अ कूपन बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो अब ये आपका ऑलरेडी पैसिव में है तो हम लोग इसको चेंज करेंगे एक्टिव में। तो क्या करेंगे? कमिटी आपका सबसे पहले सब्जेक्ट बन जाएगा। कमिटी विल बी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हटा देंगे क्योंकि यहाँ ये पैसिव वॉइस में लगता है। तो कमिटी विल गिवन अ कूपन
द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, ये हमारा सब्जेक्ट है। द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विल गिवन अ कूपन टू द इनवाइटीज। तो ये हमारा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिख रहा है? द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। वुड नहीं होगा बिकॉज वुड को हम पास्ट में कंसीडर कर लेंगे, तो वुड नहीं आएगा। ये दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी था, तो यहाँ पर दी जो है वो यहाँ पर स्किप हो गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल के साथ में बी नहीं आएगा, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए हमारा ये वाला जो आंसर बचता है ये करेक्ट बचता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक हम लोग को स्टार्टिंग लाइन दी हुई, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। ये जो स्टार्टिंग लाइन है ये ओड टू ग्रेशियन अर्थ की है, कीट जॉन कीट्स की ये पोयम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द मीडिएवल पीरियड इन द इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम दी। तो जब हम मीडिएवल पीरियड की बात करते हैं, तो मीडिएवल पीरियड जो आपका जो स्टार्ट होता है वो आपका 5th से 15th सेंचुरी को कंसीडर किया जाता है, ना कि 5th से 10th, ना कि 6 to 15। तो इस टाइप के आंसर्स जो हैं ये आप लोगों के कई बार गलत भी हो जाते हैं, बिकॉज इन आंसर्स पर क्या होता है, थोड़ा सा डिस्प्यूट भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, thou still unravished bright of quietness, thou foster child of silence। ये जॉन कीट्स की पोएम की लाइंस हैं, मैं जो पढ़ रही हूँ अभी, और ये किसकी लाइन है? आपकी ऑड टू ग्रेशियन अर्न की लाइन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉन कीट्स की ऑड टू ग्रेशियन अर्न से 2 क्वेश्चन रेज हो गए। इट मीन्स आपको जॉन कीट्स की ऑड टू ग्रेशियन अर्न और जो अदर पोएम है उनकी, वो भी अच्छे से पढ़कर जाना है। एंडीमियन जो है उनकी, उनसे बहुत क्वेश्चन रेज होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, fill in the appropriate modal auxiliary verbs in the following sentence। तो अब हम लोग को सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के उसको फिल करना है। he dash working since 9 o'clock in the morning। तो he के साथ में हम लोग को बहुत पता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आएगा आपका? has been आएगा। he has been working since 9 o'clock in the morning। ठीक है, नेक्स्ट है, द मास्क ऑफ एनार्की इज रिटन बाय फॉलोइंग पोइट्स। तो अगर आप लोगों ने पोएम्स पढ़ी हैं, पीबी शैली को पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा कि मास्क ऑफ एनार्की जो है वो किसने लिखा था? हमारा पीबी शैली ने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अ फेयरवेल टू आर्म्स, द अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा हुआ प्ले है ये। इज चीफली स्टोरी अबाउट अ डैश इन अ रियलिस्टिक वे। सो अ फेयरवेल टू आर्म्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो अ फेयरवेल टू आर्म्स जो है ये हमारी स्टोरी किसकी है? वॉर एंड लव की स्टोरी ये दिखाता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मैन और आर्म्स के बीच में, ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ये वॉर एंड लव की स्टोरी को दिखाता है। तो अ फेयरवेल टू आर्म्स को आप लोग अच्छे से जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें कंजंक्शन यूज करना है, तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या है हमारा? योर वर्क यू मे गो होम। सो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे हमारे ये ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। नाउ यू हैव फिनिश्ड, एज यू हैव फिनिश्ड, व्हेन यू हैव फिनिश्ड एंड बिफोर यू हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? योर वर्क यू मे गो होम। तो ऑब्वियसली ये ऐसे कोई बात कर रहे हो कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब तुम जा सकते हो। सो व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। ठीक है, यही आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पब्लिक प्ले हाउस बिल्ट इन द लंदन 1576। तो 1576 में अगर आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा कि दीप थिएटर जो है वो बिल्डअप हुआ था। ठीक है, चलिए और देखते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज क्योर्ड फ्रॉम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये जो क्योट है ये हमारा दिया है किसने? विलियम वर्डवर्थ ने दिया है। ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ वुमन इज क्योर्ड फ्रॉम अ पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। तो यहाँ पर विलियम वर्डवर्थ ने ये क्वेट्स, ये क्योट जो है वो दिया हुआ है, और कौन सी पोयम में ये दिया हुआ है ये आप लोगों को यहाँ पर अब सर्च करना है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये क्योट उनकी कौन सी पोयम से लिया गया है। ठीक है, तो इसको जरा सर्च करके देखिएगा। नेक्स्ट है, Uriah Heep, one of the major antagonists in the novel David Copperfield was created by। सो Uriah Heep, या फिर हम लोग डेविड कॉपरफील्ड की बात करते तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस का ये नोवेल है। ठीक है, और Uriah Heep जो है इसमें क्या था? आपका विलेन था। नेक्स्ट है, like a high-born maiden in a place tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love which overflows her bower। तो ये जो लाइन्स है ये अगेन हम लोग को लाइन्स दी गई हैं, ये लाइन्स आपकी
कहाँ की हैं? तो ये लाइंस जो है आपकी द स्काईलार्क जो पोयम है पीबी शैली की, वहां से ली गई हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीबी शैली को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ना है, शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इनके वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वॉज थॉमस वेट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड डैश टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। तो थॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? आपके सोनेट्स के लिए फेमस है। ठीक है, उन्होंने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। चार्ल्स डिकेंस नरेट्स इंसिडेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 19th century orphans, women exploitation with the autobiographical touch इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स। तो ऑटोबायोग्राफिकल जो टच दिया हुआ है वो किसको दिया हुआ है? इन्होंने डेविड कॉपरफील्ड को दिया हुआ है, जिसमें 19th सेंचुरी में ऑर्फन्स के साथ में किस तरीके से बिहेव हो रहा था, वुमन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और फैक्ट्री में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो सारी चीजें इन्होंने दिखाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग के पास में अलोन अलोन ऑल अलोन ऑन अ वाइड सी एंड नेवर सेंट टुक पिटी ऑन माय सोल इन agony। तो ये जो लाइन्स है आपकी, ये अगेन आपकी लाइन्स है जो कि फेमस है, राइम और एंशिएंट मार्नियर्स की लाइन है। तो इन लाइन्स को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी पोएम्स दी हुई हैं, अदर ऑप्शंस जो हैं, वो भी आपको फ्रॉस्ट एट मिडनाइट की लाइन्स जो है वो आप लोग को याद करनी है। कुबला खान की स्टार्टिंग लाइन आपको याद करनी है, क्रिस्टाबेल की स्टार्टिंग लाइन आप लोगों को याद करनी है, बिकॉज जितने भी अदर ऑप्शंस दिए जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे भी क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। तो ये चीज जरूर याद रखेंगे कि अदर ऑप्शंस को भी साथ में लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है Hedda Gabler, Chessman, a female character in Hedda Gabler, a drama on social criticism, was penned by। तो ये हैडा गैबलर टेंसमैन जो फीमेल कैरेक्टर है हैडा गैबलर, ये कहाँ का है? आपका हेनरी किप्सन का ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो हेनरी किप्सन जो है इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और हेनरी किप्सन के अलावा हमारी एमिली डिकिंसन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स कूपर और विलियम फॉकनर। तो अदर ऑप्शंस जो आ रहे हैं एग्जाम में उनको भी जरूर कंसीडर करिए, उनको भी पढ़कर जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है आई लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे फिर ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ गया है। आई लाइक टू प्ले अ फुटबॉल, दी फुटबॉल, फुटबॉल्स, ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होंगे। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, बिकॉज सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही आपको इनको ट्रीट करना है। द फ्लड अफेक्टेड पीपल डैश रेसिडेंस एंड फार्मलैंड्स बाय द अथॉरिटीज बिफोर इवैक्यूएशन। तो जो फ्लड अफेक्टेड पीपल थे उनको ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि उनको रेसिडेंस मतलब रहने को घर और फार्मलैंड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे अथॉरिटीज जो है उनके द्वारा इवैक्यूएशन से पहले। तो यहाँ पर क्या होगा? द फ्लड अफेक्टेड पीपल हैव बीन प्रॉमिस्ड होगा क्या, या वर प्रॉमिस्ड होगा? आर प्रॉमिस्ड तो होगा नहीं, है ना, या फिर विल बी प्रॉमिस्ड। विल बी प्रॉमिस्ड होगा तो वो जाएंगे क्यों? ये होगा नहीं। तो आपका इन दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो द फ्लड अफेक्टेड पीपल डैश हैव बीन प्रॉमिस्ड रेसिडेंस एंड फार्मलैंड्स बाय द अथॉरिटीज बिफोर एवैक्यूएशन, या फिर वेयर प्रॉमिस्ड। तो यहाँ पर हैव बीन प्रॉमिस्ड ज्यादा करेक्ट नहीं है, यहाँ पर वेयर प्रॉमिस्ड ज्यादा करेक्ट है। बिकॉज अभी हम लोग रिसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बात है ये पास्ट की बात हो चुकी है। फ्लड अफेक्टेड पीपल को ऐसा प्रॉमिस किया गया था, ये रिसेंट की बात नहीं है, इसीलिए इसमें वेयर प्रॉमिस्ड जो है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन चिल्ड्रन। सो दी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो कुछ होता नहीं है, ये तो वैसे भी हटा दो, क्रिएटिविटीज भी नहीं होगा। सो इज एन इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, सो क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिएटिविटी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन दी चिल्ड्रन। ओके, तो इस टाइप से आप लोगों को आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। Who among the following poets served as an appropriate apprentice to a surgeon at Edmonton, North London before he began his poetic career? तो अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से पोएट थे जो कि सर्जन का मतलब उन्होंने प्रोफेशन चूज किया था पोएटिक करियर से पहले। तो अगर आप लोगों ने बायोग्राफीज पढ़ी होंगी एस टी कॉलरेज के, एक अगर आपको रफली आइडिया भी होगा अगर बायोग्राफीज का, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गए या जॉन कीट्स हो गए, तो आप लोगों को पता होगा कि जॉन कीट्स ही है वो जो कि आपके पोएटिक करियर से पहले सर्जन बनने के लिए गए थे। हालांकि इनको फेलियर्स मिले थे उसमें, इसीलिए, और फेलियर्स भी मिले क्यों थे? बिकॉज इनका ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो सर्जन बनने में था, सॉरी पोएट बनने में था, इसीलिए ये जो इनका करियर था सर एज ए सर्जन ये उसको चूज नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए क्या हुआ था, ये बाद में पोएट्रीज को जो है लिखने लगे थे और बहुत फेमस पोएट ये बने थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका जॉन कीट्स से क्वेश्चन आया है
एंडीमियन, जैसे कि हमने बात की थी कि एंडीमियन जो पोएटिक रोमांस है जॉन कीट्स का, वो पब्लिश हुआ था कौन से ईयर में, तो कब पब्लिश हुआ था, वो 1818 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये सब डेट्स वगैरह आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल, तो हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा। अब वॉल और इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके साथ में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ठीक है, और वॉल, अब वॉल तो दिया नहीं है तो दी वॉल के साथ में कर लो। दी वॉल इज बीइंग, तो यहाँ पर हमें इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें, बिल्ट बाय दी मैसन, तो बिल्ड नहीं होता, सेकंड फॉर्म आएगी आपकी बिल्ट बाय दी मैसन। ठीक है, ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोमेथियस अनबाउंड, अगेन पीवी शैली से क्वेश्चन आ गया हमारा, वॉज अ पोएटिक ड्रामा। तो प्रोमेथियस अनबाउंड के बारे में आप लोग को पता होगा, प्रोमेथियस अनबाउंड पीवी शैली के द्वारा रिटन है, और ये जो है इसको हम लोग द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से भी जानते हैं, जो कि 1817 में आपका पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैग्निफिकेंट प्लेजर प्लेस to be built by Kubla Khan was situated on the banks of Dash River। तो अब आप लोगों को कुबला खान से जो है क्वेश्चन आया है, और कुबला खान बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क है आपका, तो ये जो है आपका एल्प से जो है रिवर है, इसका डिस्कशन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जहां से क्वेश्चन आपके रेज हो रहे हैं, जिन राइटर से, जिन वर्क से, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ डॉक्ट्राइन ऑफन फाउंडेड इन इंग्लिश पोएट्री विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स और रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो ये जो है आंसर इसमें, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें राइट आंसर जो आएगा आपका ये पैंथेज्म आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर्स कई बार गलत भी हो जाते हैं। सो हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफन फाउंड इन इंग्लिश पोएट्री विच आइडेंटिफाइज गॉड with the universe or regards with the universe as a manifestation of God is called। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथीज्म बोलते हैं। तो ये आप लोग चीज याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैन ऑस्टन से क्वेश्चन आया है, अगेन presented the story of a proud young woman who is stubborn and elitist also, her name is also name of the novel। तो यहाँ पर जो हीरोइन जो है, यहाँ पर जैन ऑस्टन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हीरोइन जो है वो एमा रहती है। ठीक है, तो एमा से इन्होंने नॉवल को पब्लिश किया था, और एमा को लिखने से पहले इन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया था, आई एम गोइंग टू सर्च माई हीरोइन। तो इस टाइप से यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग को आइडिया होता जाएगा कि कैसे आप लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है वो कौन सी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड, जो कि 1850 में आपकी पब्लिश हुई थी, वो आप इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये आंसर्स जो है वो समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ डैश फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। तो डोरियन और पिंडारिक जो है वो क्या है आपके, ठीक है, अगर आप लोगों ने लिटरेचर पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे से पता होगा कि ये क्या है आपके, पिंडारिक ओड्स पढ़ा है, पिंडारिक ओड्स, डोरियन। तो अगर डोरियन नहीं भी पढ़ा तो पिंडारिक जरूर पढ़ा होगा। तो पिंडारिक जो रहते हैं वो किसके टाइप्स रहते हैं, ओट्स के टाइप्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द गैदरिंग फेल्ट साइलेंट। तो गैदरिंग फेल्ट साइलेंट, अब ये कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, ये हमारा सबसे पहले तो पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भीड़ थी वो चुप हो गई, कब, जैसे ही स्पीकर ने बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अनटिल नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा, एज द लीडर स्पोक, ये यहाँ पे करेक्ट फॉर्म इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट विद डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट ऑफ हिज करियर रोड हिज फर्स्ट नोवेल द रूम ऑन द रूफ, The Room on the Roof when he was only 17 and won John Llewellyn Prize Memorial Prize in 1957। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें ऐसे कौन से ऑथर हैं
जो इंडियन भी हैं और ब्रिटिश डिसेंट है। तो आर के नारायण तो प्योर इंडियन है, पद्मा लक्ष्मी इंडियन है, खुशवंत सिंह इंडियन है, बट रस्किन बॉन्ड ही है इसमें जो कि आपके इंडियन ऑथर है और ब्रिटिश डिसेंट से ये बिलोंग करते हैं। तो आप सिंपल इसमें अगर आपको और कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन है तो आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते थे कि ऐसे कौन से राइटर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रीक्स फॉलोड 3 यूनिटीज इन देयर प्लेस, टाइम प्लेस एंड एक्शन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, टाइम प्लेस एक्शन के बारे में ये बात करते हैं। हु वॉज द इंडियन जेविश पोएट हु वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, पद्मश्री इन 1988 फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा साहित्य अकेडमी अवार्ड से आपका एक क्वेश्चन ये आया, एक क्वेश्चन आपका के एन दारूवाला का आया था। तो ये दोनों जो है आपके, ये क्या है आपके साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको पढ़ना है, ये बता रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका नजीम एस्केल होगा। नेक्स्ट है डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हेमलेट। तो हेमलेट अगर आप लोगों ने प्ले पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि गर्ट्यूड जो है वो उनकी मदर रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट each day is your opportunity to make progress dash imperfect world here things often gone wrong, so each day is your opportunity to make your progress in dash imperfect world। सो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया आंसर, एन दिया हुआ है, बट अगर हम लोग मोर करेक्ट आंसर देखें तो इन दी इम्परफेक्ट वर्ल्ड होगा, वो इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड कुछ नहीं होगा बिकॉज वर्ल्ड तो हमारा एक ही है। तो हम दी जो है ये इसमें मोर करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉन मिल्टन, लिसिडास एंड मैथ्यू अर्नोल्ड थायरेसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ, सो लिसिडास एंड थायरेसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द एलिजीज, अ पेस्टोरल एलिजीज। ठीक है, आई हैव नॉट बीन वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, कब से, तो कभी से तो होगा, है ना। तो ऑब्वियसली हमें कम्युनिकेशन लैंग्वेज में जब हम यूज करते हैं तो समझ आ रहा है कि सिंस से यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो बहुत सिंपल पेपर मुझे ये लग रहा है कि बहुत इजी पेपर ही आया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग इस पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। Who among the following Indian writers was the first recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश फिक्शन। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, आर के नारायण को मिला था 1960 में। जहां तक मुझे याद है 1960 में आर के नारायण को मिला था, फर्स्ट रेसिपेंट यही थे। नेक्स्ट है अ फार्स इज एन एक्सेग्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सो फार्स जो है वो क्या है, एक टाइप का सटायर भी बोल सकते हैं या एक टाइप का वो क्या बोलेंगे उसको कि एक्स्ट्रा मतलब एक्सेग्रेटेड फॉर्म ही है वो किसका, कॉमेडी का, बिकॉज वो भी क्या किया जाता है एक तरीके की कॉमेडी ही होती है फार्स। ठीक है, डैश यू लैंड मी योर मोबाइल फोन प्लीज। तो आप लोग इसमें क्या बोलेंगे, प्लीज तो पहले ही आ गया तो अब वापस से प्लीज यूज नहीं करना, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो मस्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे, भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मस्ट तो होगा नहीं, शुड होगा नहीं, रिक्वेस्ट में हम जनरली क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, वुड यू लैंड मी योर मोबाइल फोन प्लीज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आंसर को चूज करेंगे। नेक्स्ट है लायर आफ्टर विच लिरिक primarily a song is actually, so lyre after which lyric primarily a song, तो actually lyre is क्या है, तो lyre जो है आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी डिफरेंट है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा बट आप लोग इसको याद कर सकते हैं। लायर के बारे में आपको जाके पढ़ना है। ठीक है, डैश बाय विक्रम सेठ बेस्ड ऑन चार्ल्स नॉस्टन ट्रांसलेशन ऑफ अलेक्जेंडर पुश्किन यूजिन्स वनगेन। तो ये जो है आपको पता चल गया कि विक्रम सेठ के बारे में जाकर आपको पढ़ना है। और ये कौन सी है आपकी, द गोल्डन गेट जो है वर्क के बारे में बात कर रहा है। तो द गोल्डन गेट जो कि विक्रम सेठ ने लिखा है ये बेस्ड है चार्ल्स जॉन्स्टन की ट्रांसलेशन जो है आपके अलेक्जेंडर पुस्किन यूजिन वनगेन के ट्रांसलेशन पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। Who among the following poets choose his own epitaph, here lies one whose name was written water। तो ये बहुत फेमस क्योट है किसके बारे में, जॉन कीट्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ही ऐसे जो कि अच्छे नहीं है, जो कि डिफरेंट है, बट बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में पूछे गए हैं आप लोगों से। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। Why did your uncle write such a speech? तो ठीक है, अब इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा,
वाई डिड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। वाई वॉज सच अ स्पीच, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। वाई वॉज सच अ स्पीच रिटन बाय योर अंकल, इस टाइप से ये बनेगा। वाई वॉज सच अ स्पीच, राइट नहीं होगा क्योंकि पार्ट्स पार्टी हम लोग जहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म लेते हैं, ठीक है। वाई यहाँ पर वॉज मिसिंग है, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। एंड शुड का कोई यूज नहीं है, तो ये वाला जो है हमारा मोर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। So I have loved the principles of beauty in all things. Which of the following poets wrote this? तो ये किसने लिखा था? तो ब्यूटी की जो बात करते हैं ना, वो दो ही राइटर्स हैं जो ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। एक विलियम वर्डवर्थ हो गए, एक हमारे जॉन कीट्स हो गए। तो अगर यहाँ पे विलियम वर्डवर्थ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इन तीनों को हम इजिली स्किप कर सकते हैं और जॉन कीट्स को हम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स हैज डिस्क्राइब्ड a story of wealthy cultured Americans living in Europe in which of the following novels? तो हेनरी जेम्स ने एक आपके कुछ वर्क्स लिखे हुए हैं, तो उसमें वो एक वेल्दी कल्चर्ड अमेरिकन की स्टोरी किस में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, एम्बेसडर्स है, टर्न ऑफ द स्क्रू है, द गोल्डन बाउल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेल्दी कल्चर की स्टोरी दिखाते हैं वो आपके दी गोल्डन बाउल में दिखाते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, आपकी जो प्ले की हीरोइन जो रहती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको उनसे जिन प्रिंस की शादी होने वाली होती है वो प्रिंस और उनकी बेस्ट फ्रेंड जो मिलकर उनको बेवकूफ बना देते हैं और बाद में वो जो है अपने प्रिंस को छोड़ देती हैं और वो उनसे शादी नहीं करती हैं। तो ये गोल्डन बाउल की स्टोरी है, ठीक है। तो गोल्डन बाउल की स्टोरी आप लोग को जाकर अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, a person who seeks to convert others to the Christian faith, especially by public preaching, is known as। तो ये जो कौन सा पर्सन होता है जो कन्वर्ट करता है अदर्स को क्रिश्चियन फेथ में, स्पेशली इन दी पब्लिक प्रीचिंग में। तो पब्लिक प्रीचिंग की जब हम बात करते हैं तो फादर नहीं होते, वो बिशप और क्लर्क नहीं है, वो बात कर रहे हैं इवेंजेलिस्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैंकेस्टीन। ये फ्रैंकेस्टीन जो नोवेल है ये कब लिखा था आपका, 1800 में लिखा था। किसने? मैरी शेली ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, डैश अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन प्लेस। तो भाई एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि आपका एक से ज्यादा में मिलता है, ठीक है। कॉमिक कैरेक्टर मोर देन वन प्लेस। तो एंटोनियो तो कॉमिक कैरेक्टर है नहीं, ये तो वैसे ही हटा दो। क्लाउडियस है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एरियल में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एरियल जो है कॉमिक कैरेक्टर नहीं है। सर जॉन फेल्स्टॉप जो है वो जो है आपका कॉमिक कैरेक्टर है और वो एक से ज्यादा में मिलता है, ठीक है। Dash is an unfortunate day for him to see the Sensex dash with much lower points. ठीक है, तो it was an unfortunate day for him to see the Sensex lower। ठीक है, lower ही आएगा या फिर अच्छा lower तो पहले से दिया हुआ है। Sensex ending with much lower points, so ending आने वाला है इसमें, ठीक है, ended नहीं होगा। नेक्स्ट है ला बेल डैम सेंस मर्सी, ये भी किसकी पोयम है आपकी, जॉन कीट्स की है, ठीक है। नेक्स्ट है आर के नारायण फिक्शनल विलेज मालगुड़ी, ये कहाँ पे है आपका, मैसूर के पास में सिचुएटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये। इन द ईयर 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ अनीता देसाई वाज चूजन फॉर बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज किसको मिला था, फास्टिंग एंड फीस्टिंग को मिला था। तो आप लोग देख रहे हैं आप लोग को इंडियन राइटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन राइटर्स को आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वॉज commemorated by Shelley is an LST Adonisis। ठीक है, जॉन कीट्स की डेथ को जो है शैली ने एक एलेजी में लिखा था, वो एलेजी कौन सी थी, एडोनिस एलेजी, ये 1821 में लिखी थी। नेक्स्ट है द बेबी डेक्स्ट डैश 5 नेक्स्ट बर्थडे। तो द बेबी जो है वो कितने साल का हो जाएगा नेक्स्ट बर्थडे पर, 5 साल का, 5 ईयर्स का हो जाएगा, तो विल भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स दिया हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 1798 में पब्लिश हुआ था विलियम वर्डवर्थ और सैमुअल टेलर टेलर कॉलराइज दोनों की कोलैबोरेशन से। मॉबी डिक जो है वो हेनरिक हरमैन मेलवाइल का है ये, और ये क्या है, एक नोवेल है, 1851 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ रेनेसां in Europe was an enthusiastic period of European culture, artistic, political and economic rebirth during which of the following centuries। तो ये पीरियड ऑफ रेनेसा जो है आपका
14 से 17 सेंचुरी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लिरिकल ड्रामा हेलर्स रिटन बाय पीबी शैली वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो एक लिरिकल ड्रामा है हेलर्स, ये पीबी शैली का है। तो पीबी शैली से आप देख रहे हो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीबी शैली को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ये इंस्पायर्ड है किससे, द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन से। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है द वर्ड ब्लिथ, ये भी आपका पीबी शैली से है। ब्लिथ इसका मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये जो वर्क है ये निराट सी चौधरी का वर्क है। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है तो आप लोग इस क्वेश्चन इस पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अ डी बेस्ड फ्रॉम अ ट्रेजेडी इज नॉन एज मेलोड्रामा। ठीक है, डीबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी क्या बोलते हैं उसको, मेलोड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वाज फॉस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस ब्यूटी एंड फियर। सो ब्यूटी एंड फियर की जब बात करेंगे तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ब्यूटी एंड फियर, ब्यूटी की जब भी बात आती है तो उनसे दो लोग एसोसिएट हैं आपके, एक तो विलियम वर्डवर्थ और दूसरे आपके जॉन कीट्स। तो यहाँ पर विलियम वर्डवर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग बिना सोचे विलियम वर्डवर्थ को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell us the saddest thought. These poetic lines occur from which of the poem by Shelley? तो ये जो अगेन लाइन आपकी आई है टू स्काईलार्क से, ये आपकी लाइंस रेज होती हैं। इट मीन्स आपको पीबी शैली के सारे वर्क्स को जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। इट मीन्स आप देख रहे हो पीबी शैली से 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो पीबी शैली को तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवीएस में पीबी शैली। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास में, दिस ईयर द मानसून इन इंडिया वीकेंड बाय अल नीनो। तो दिस ईयर मानसून इन इंडिया, तो क्या है आपका वीकेंड बाय द अल नीनो, तो इस वीकेंड नहीं होगा, ये हैज बीन होगा। ठीक है, हैज बीन वीकेंड बाय द अल नीनो बिकॉज रिसेंट की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है in English literature, miracles deal with the lives of the saints and mysteries with some themes taken from। तो saints and mysteries की जो भी themes ली गई हैं वो बाइबल से आपकी ली गई हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है the doctor always comes when he is requested या whenever he is requested, सिंपल कम्युनिकेशन फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। East of Eden, a novel published 1952, was written by। So East of Eden novel written by John Steinbeck. Okay, so keep remember this. One of the best dramas ever written by William Shakespeare, known as the darkest of the dark comedy. So darkest of the dark comedy, please keep remember this point. Measure for measure, called the darkest of the dark comedy. One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of more evil and of good than all the sages can. This was written by। So again आप लोगों को लाइंस दी गई हैं और ये लाइंस जो है किसने लिखी हैं इनके बारे में ये क्वेश्चन किया गया है। एंड इन हिज पोएम द टेबल टर्न, अब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बना दिया गया है बिकॉज टेबल टर्न जो पोएम है वो विलियम वर्डवर्थ की पोएम है। ठीक है, सिंपल। अथॉट is a poetic word that suggested which of the following meanings in poetry। तो ये जो poetic word है athwart, इसका मीनिंग क्या होता है आपका पोएट्री में, अक्रॉस होता है। इसको तो आप याद कर लीजिए बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस कम ही आते हैं। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स। सो बोथ लॉ एंड इम्पल्स की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं अगेन, तो अगेन कौन आएंगे आपके, विलियम वर्डवर्थ। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ध्यान रखना नेचर की ब्यूटी की जब भी बात होती है तो दो ही राइटर्स आते हैं। ठीक है, उनके बारे में आप लोग 50-50% आपके चांसेस रहते हैं कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रोजलैंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस। तो रोजलैंड किसमें थी आपका, शेक्सपियर को पढ़ के जाइए अच्छे से, एज यू लाइक इट में सेंट्रल कैरेक्टर थी। नेक्स्ट है थीम्स ऑफ सोशल क्लास पॉवर्टी क्राइम विद पिप इज द मेन कैरेक्टर। तो पिप आपका मेन कैरेक्टर किसमें था, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में था। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। Choose the correct determiners, space or fill in the blanks. So it is seen cricketers sometimes question the rules framed by ICC. So it is seen, ये देखा गया है that cricketers
sometimes question the rules framed by the ICC। तो देखा गया है, अब कई बार हमेशा तो क्वेश्चन करेंगे नहीं कि हमेशा ही वो क्वेश्चन उठा रहे हो या मोस्टली क्वेश्चन उठा रहे हो, यहाँ पर दैट जो है ये मोर करेक्ट फॉर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। A blessed word, the earth we peace again appears to be an unsubstantial, fairly place that is fit have for thee. This description by Wordsworth is about which of the following words? तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुप्पू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद कर दीजिए। All's well that ends well is the romantic comedy by, बहुत सिंपल क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर। The addition of curiosity to the desire of beauty was romanticism in English literature. It is defined by Walter Peter। ठीक है, तो वॉल्टर पीटर को भी पढ़ के जाइए, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन उनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ द ब्यूटी अलोन एंड दैट इट नीड्स सर्व नो पॉलिटिकल डिडैक्टिक और द अदर पर्पस। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव फीचर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? दिस इज द फीचर ऑफ द एस्थेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, as a poet, Dash contributed a new quality of English literature, a quality of ideality, freedom and spiritual audacity। So freedom and spiritual audacity की जो बात करते हैं वो पीबी शैली बात करते हैं। तो अगेन पीबी शैली से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पीबी शैली को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर, ये किसकी कहानी है? आपकी ट्विन ब्रदर्स जो हैं उनकी स्टोरी ये दिखाता है। ठीक है, तो शेक्सपियर को भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए, बिल्कुल स्किप नहीं करना। It was Edward Marsh who coined the term dash in the 20th century। तो एडवर्ड मार्श जो है वो एसोसिएट हैं आपके जॉर्जियन पोएट्री से, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। Who among the following is known as father of English poetry? जेफरी चॉसर। बहुत इजी क्वेश्चन। The word beseech, okay, in the old English poetry is following means, beseech means होता है आपका to ask urgently or sometimes we can say to request। Next है question number 89। Alexandrine, a line of 6 iambic feet, 6 iambic feet is found in which of the following standard types of the English poetry? So 6 iambic feet जो हैं वो किसमें मिलते हैं? आपके स्पेसरवियन स्टैंजा में मिलते हैं। ठीक है, 6 iambic feet की बात कर रहे हैं। टेर्जा रेम्बा जो है आपकी 3 लाइन्स की पोएट्री होती है, इसीलिए, और हेरोइक कपलेट और राइम रोयल का इनसे कोई रिलेशन है नहीं, तो स्पेसरवियन स्टैंजा जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following poets propagated an idealistic but impracticable scheme called पेंटिसोक्रेसी in the early years? तो पेंटिसोक्रेसी की जो बात करते हैं वो एसटी कॉलरेज जो है बात करते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अगेन एक्टिव वॉइस क्वेश्चन आ गया। सम पीपल वेयर रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द सिक्योरिटी पर्सनल। तो सिक्योरिटी पर्सनल ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा? वॉज। द सिक्योरिटी पर्सनल वेयर रिफ्यूज्ड, ये यूज किया गया है, ये पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग वेयर को हटा देंगे, रिफ्यूज यूज करेंगे सिंपल पास्ट फॉर्म में। तो द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस ऑफ द एडमिटेंस टू सम पीपल। इस तरीके से ये वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अगेन द स्टूडेंट विल कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन आवर। तो ये क्या हो जाएगा? द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड by the students within hour। तो the assignment will be completed by the students within hour। ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन जो है ये आप लोग रीड करिए और उस पर बेस्ड आंसर्स को आप लोग कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने कॉम्प्रीहेंशन को भी सॉल्व कर लेंगे। आप लोग पढ़ के देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके, और उसके बाद में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। तो लिटरेचर जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड था वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, पेपर सॉल्व करने में आप लोगों को मजा आया होगा। एंड अगर आप लोगों को मजा नहीं आया है तो भी आप लोगों को पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, और कौन से राइटर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को अभी स्टार्टिंग समझ में नहीं आई हो तो
इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी राइटर्स आपको दिए हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन हुए उठे हैं, जैसे कि जॉन कीट्स से, विलियम वर्डवर्थ से, हमारे पीबी शैली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं, विलियम शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं। तो इन सभी राइटर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। और कुछ इंडियन राइटर हैं बेसिक, जो कि आर के नारायण, अनीता देसाई, इनको जाकर बहुत अच्छे से पढ़िए। और साहित्य अकेडमी अवार्ड कब कब किस किस को मिला, नोबेल प्राइज कब कब किस किस को मिला, ये चीज़ जो है जाकर पढ़िए। बिकॉज इनसे कई बार क्वेश्चन आस्क होते रहते हैं। तो इनको सबको अच्छे से जाकर पढ़िए और उसके बाद में हम अपना आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अपने कल न्यू लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।